आज हम CSIR नेट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एनालिसिस, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है रियल एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक को एक चैप्टर्स में डिवाइड करा है। तो पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 1, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ये फर्स्ट है। थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पहले तो सबसे जो सब टॉपिक है, पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपका मेन टॉपिक चलेगा जो ये चैप्टर लिया है उसका। उसके बाद हम सिमिलर सेट्स पढ़ेंगे, और सिमिलर सेट में देखो थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन होता क्या है, फिर हम करेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू साथ में होता है जो क्या होता है, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, वन वन वाले को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, और ऑन टू वाले को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इनको सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमिलर सेट। तो यहाँ सिमिलर में एक आपको हल्का सा थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना चाहूंगा। जैसे सेकंड टॉपिक, पहला ये फंक्शन जो मैंने बताया वन वन वगैरह पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक अपना होगा सिमिलर सेट। सिमिलर सेट में एक थोड़ा सा, अब देखो अपन को n है जो नेचुरल नंबर का सेट है, और दूसरा z ले लिया। z आपका हो गया नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये इंटीजर है। इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 -1 वाले सारे। यहाँ नेचुरल नंबर है 1 2 3। अब ये दोनों आपको पता है, जो n है वो प्रॉपर सबसेट होता है z का, क्योंकि भाई z में तो सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, बट फिर भी ये दोनों सिमिलर सेट है। क्योंकि हम वहां जब सिमिलर सेट पढ़ेंगे, इसको डिटेल में मैं एग्जांपल सीधा यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वन वन ऑन टू इनमें करस्पॉन्डिंग हो जाता है, दोनों में वन वन ऑन टू मैपिंग हो जाएगी। तो ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन का जो थर्ड टॉपिक होगा वो ये होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट वाला। चलो अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसमें सबसे पहले कि भाई फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए देखो, लेट हमने कोई दो सेट लिए, ए, ये भी क्या है, नल सेट नहीं है, और साथ में बी है, वो भी एम्प्टी, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है इसमें। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ए और बी है, ये किसका, रियल नंबर का सबसेट है। चलो यही काफी है, यहाँ लिख दे दो, बोले ए है वो रियल नंबर का सबसेट है, और बी भी वापस क्या है, रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। तो ये हमने लिए हैं ए और बी। तो अ रूल, एक रूल है जो फंक्शन के ए और बी के बीच में एक रूल लगा हुआ है, सच दैट वो किस हिसाब से है, एवरी एलिमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। मतलब यहां इसका ए का हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक यूनिक y मिलना चाहिए। किसमें, बी में। हर एक ए के एलिमेंट के लिए एक यूनिक y मिलना चाहिए, किसमें, बी में। सच दैट कैसे होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट रखेंगे और बी जो है मिलेगा। यहाँ इस वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। जैसे ये आपका ले लिया, यहाँ सारा हम वापिस, वैसे आपने ग्रेजुएशन में 11th 12th में पढ़ के आए हो कि जैसे यहाँ जैसे ये आपका ए ले लिया, तो ए के एलिमेंट होंगे x1 x2 x3, इस हिसाब से एलिमेंट होंगे। यहाँ पे समझ लें कि ये f कोई रूल है जो फंक्शन होगा कब, यहाँ के हर एक एलिमेंट के। आपको जैसे यहाँ समझ लिया, ये मैप हो रहा है कहीं पे, लेट से इट इज मैप, ये y पे हो रहा है, ये यहाँ से क्या मिल रहा है, y2 मिल रहा है, तो ये समझ लिया f x1 पे मिल रहा है, ये f x2 पे मिल रहा है। तो देखो यहाँ ऐसे इनके बीच में, अब इसका क्या मतलब है, यूनिक का मतलब कि भाई यहाँ का एक एलिमेंट है ना। अब ये आपका, इसको जो ए है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे यदि अपन ने लिखा है f 1/1 में कुछ छोटे से पॉइंट से समझा दूंगा, ये f a से b लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे a आपका होता है, वो होता है डोमेन, और यहाँ b होता है क्या, b आपका होता है कोडोमेन। बी कोडोमेन होता है। फिर जहां जहां ये है ना, इसका यहां से ये मैपिंग हो रही है ना, तो इसमें बी के सारे एलिमेंट और जिस पे ये मैपिंग हो रही है वो इसकी होती है रेंज। तो रेंज क्या होती है आपकी, रेंज आपकी हो गई
जो एफ ए मतलब जो ए से एलिमेंट अंदर पुट करें और जो मिला है वो आपकी क्या हो गई, ये रेंज हो गई। किसको, एफ एक्स वाई वाले सारे एलिमेंट वाई इक्वल टू एफ एक्स वाले हो गए, और यहाँ पे एक्स किसका है, ए का एलिमेंट है। ये आपकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। अब जैसे है ना y इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स, तो यहाँ पे जो x की इमेज है, जैसे x अपन ने पुट करा है, x की इमेज होता है y, तो यहाँ पे है y इज इमेज ऑफ x, ध्यान रखना, और x इज प्री इमेज ऑफ y। x क्या है बताओ, y की प्री इमेज है। जैसे इस x1 की इमेज है y1 और y1 की प्री इमेज क्या हो गई, x1 हो गई। अब देखो यहाँ पे हर एक x के लिए एक यूनिक, तो इस वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको आपके टीचर ने समझाया होगा कि इसको तो लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा थाली, और यहाँ लिया होगा खाने वाला, यहाँ लिया होगा खाने वाला। एक और थोड़ा फनी सा फेमस काफी टीचर यूज करते हैं, यहाँ लिखते हैं वो सन और यहाँ लिखते हैं क्या, फादर। तो अब देखो यहाँ पे जैसे दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, जैसे कि ना अब दो खाने वाले एक थाली में खा सकते हैं, तीन भी एक थाली में खा सकते हैं, पर एक आदमी मतलब दो थाली में खाए तो इट विल बी वियर्ड। ये आप याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जो हर एक एलिमेंट होता है उसकी यूनिक इमेज होती है, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे ये आप एग्जाम्पल भी आप अब रिलेट कर पाओगे, इससे आपके याद रख पाओगे कि भाई हर एक एलिमेंट होता है उसकी क्या होती है, यूनिक इमेज होती है। अब देखो यहां से अब देखो फंक्शन का हमने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ ली है कि बस एक ही बात है, ये एक रूल है एफ ए से बी में, और रूल किस हिसाब से है कि ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें, बी में, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब डेफिनेशन के बाद इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब ये क्या होता है भाई, ये कि भाई इसका देखो यदि हम क्या करेंगे, हम एक कर्व बनाएंगे, ये लेट से दिस इज अ कर्व, उसमें अपन ने ए समझ लिया किसको, ए यहाँ पे जो आपका डोमेन है उसको समझ लिया ए, ये आपका डोमेन समझ लिया, और ये आपने बी समझ लिया है किसको, कोडोमेन को। तो अब देखो यहां से अपन को समझ लो कि कोई ऐसा सा कर्व मिला है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से अच्छे तो क्या ये भी काम चल जाएगा, बट ये लो, ये आपने कर्व बनाया है। अब देखो पहले आपको समझा देता हूं फिर हम डिटेल में समझ लेंगे। यदि आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, किससे, अ लाइन पासिंग थ्रू डोमेन एंड पैरेलल टू कोडोमेन, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये डोमेन समझ लो, ये अंदर पुट, भाई डोमेन में क्या होते हैं, ए में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो एक्स वाले एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, तो समझ लिया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, x1 है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू ये समझ लो, यहाँ पे ये आ गया आपका y1 आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 और y1 हो गए, और ये समझ लिया अपन ने क्या आ गया दूसरा, ये y की वैल्यू इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, और देखो y है ये क्या होता है बताओ, ये मतलब x को पुट करा है तो ये आया, तो इसको ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ इसको लेट कर लो y2 है, यहाँ से अपन ने समझ लिया ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे समझ लिया अपन ने तीसरा पॉइंट जो ये लाइन टच कर रही है, ये यहाँ पे कर रही है, लेट से ये आपका पॉइंट हो गया x1, y3 हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो एक ही x पे एक ही, ये लाइन कौन सी है, ये एक ही लाइन है जो कहां से पास हो रही है, डोमेन से, और पैरेलल किसके, को डोमेन के। एक ही x की वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, तो ये आपका फंक्शन है, ये नहीं है फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड का प्रॉपर यूज, क्योंकि यूनिक ही चाहिए हमें, हर एक x के लिए क्या चाहिए, हमें हर एक x के लिए सिर्फ एक ही y की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इसको अपन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एक देखो इसको पहले अपन लैंग्वेज में लिख देते हैं। देखो इफ अ लाइन, इसको आप है ना ये लिखने की भले ही आप यहाँ हमने पॉइंट आउट कर दिया है कि ए डोमेन है, बी को डोमेन है, तो इफ अ लाइन पासिंग थ्रू कहां से पास हो रही है बताओ, डोमेन एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल बताओ, को डोमेन, देखो अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, यदि एक लाइन है
वो एक ही बार इंटरसेक्ट करती तो इसका मतलब क्या होता कि एक x पे क्या होती, एक ही y की वैल्यू होती है। हमें क्या लिखना है, हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो हम लिखेंगे इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या हो जाएगा, डोमेन एंड पैरेलल टू को डोमेन टचेस द कर्व y इक्वल्स टू fx एग्जैक्टली वंस। तो यहां पे चलो लिख दो एफ ए से बी है, ये क्या है, इज फंक्शन। ये चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं डेफिनेशन में। तो एफ ए से बी है, फंक्शन होगा कब, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू डोमेन एंड पैरेलल टू को डोमेन टचेस द कर्व y इक्वल्स टू fx एग्जैक्टली वंस। तो ये आपकी इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्रिक रेफरेंस में आपके डेफिनेशन हो गई। एक और मैं आपको छोटा सा कर्व समझाना चाहता हूं इससे रिलेटेड ही। अब देखो अपन ने यहाँ पे ये भाई क्यों नहीं है, यहाँ पे ये भी आप लिख दो, ये जो डायग्राम है ना, जो ग्राफ, इसमें जो ये फंक्शन y इक्वल्स टू fx है, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दो यूनिकनेस फेल्स। यहाँ पे आपके जो यूनिकनेस है ना, हर एक x पे y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो वो चीज फेल हो रही है। अब दूसरा अपन लेते हैं इसका, दूसरा पॉइंट लेते हैं, एक और यहाँ पे समझने की बात है फंक्शन के लिए। एक और चीज यहाँ पे ये वापस हमने ले लिया है, क्या ये ए है, ये आपका क्या है, डोमेन है। लेट्स से दिस इज योर बी आपका हो गया को डोमेन। तो यहाँ पे एक ये सिंपल सा कर्व ले लिया और यहाँ पे बीच में समझ लिया गैप आ गया, मतलब जैसे यहाँ पे ए में कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है, और वहां पे आपको फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो इस केस में भी आपके क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और इसका रीजन क्या होगा, एग्जिस्टेंस फेल्स। यहां पे एक भाई किसी पॉइंट के, मतलब जो आपका डोमेन है उसके कहीं किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, अजीब सी वैल्यू आ रही है 1/0 इन्फिनिटी जैसी, ऐसी कुछ, तो डिफाइन ही नहीं है, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। अब देखो डोमेन अपन को वो देंगे तो उस डोमेन में आपको फंक्शन मिलना जरूर चाहिए। अब आपका देखो 3 पॉइंट में डिवाइड करा है अपन ने, पहले हर एक टॉपिक को, जैसे 1 को भी हम ऐसे ही समझेंगे, ऑन 2 को भी वैसे ही समझेंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी है, उसके बाद हमने समझा है ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। आप भले पॉइंट नंबर भी लगा सकते हो, पहला पॉइंट वो जो डेफिनेशन वगैरह का हो गया, दूसरा पॉइंट ज्योमेट्रिक मीनिंग का हो गया, अब तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ फंक्शंस। ये ए से बी, यदि एक, चलो इसमें कुछ और चीज नीडेड है, ए की कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए समझ लिया अपन ने n है, और बी की कार्डिनलिटी हमने समझ लिया m, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या समझ लिया, m समझ लिया। तो यहाँ पे ये आपका पूरा हेडिंग हो गया कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस ए से बी में कितने फंक्शंस बनेंगे। इसको थोड़ा अपन ऐसे समझ लेंगे कि ये आपने समझ लिया a है, ठीक है, और ये आपने समझ लिया b है। तो A में अपन के पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो लेट से ये समझ लिया A1 A2 A3 डैश डैश डैश, ये AN है। और B में अपन ने समझ लिया कितने एलिमेंट है, m है, तो लेट से B1 B2 और ये आपका B3 डैश डैश डैश, और ये आपका हो गया BM हो गया। अब देखो, अब आपको पता है हर एक A के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए। देखो अपन को फंक्शन के लिए क्या है, हर एक ए के लिए क्या, अपन को हर एक ए के लिए यहाँ मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए के लिए अपन के पास चॉइसेस कितनी है, अपन के पास चॉइसेस है B1 B2 B3, कितनी है, m चॉइसेस है। ये आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, m चॉइसेस है। अब वापस दूसरा एलिमेंट, भाई ये B1 पे भी मैप हो सकता है, ये B2 पे भी हो सकता है, B3 पे, सारा BM तक हो सकता है, इतनी चॉइसेस है। अब देखो दूसरा A2, यदि अपन 1 की बात हो जाती है तो ये B1 पे नहीं कर पाता, पर अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब A2 के लिए भी वापस कितनी चॉइसेस बचेगी, m बचेगी। A3 के लिए भी कितनी बचेगी, m बचेगी। तो ऐसे अपन के हर एक जो, तो देखो पहला आपने समझा है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन में लिख रहा हूं, तो देखो A1 के लिए कितनी चॉइसेस है, m है, साथ में A2 के लिए भी कितनी है, m है, A3 के लिए भी कितनी है, m है। ऐसे ऐसे ये कितनी बार आ जाएगा, हर एक an तक, तो ये कितनी टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर n। यदि a में आपके n एलिमेंट्स है,
कार्डिनलिटी ए की क्या है, n है, और b की कार्डिनलिटी क्या है, m है, मतलब b में m एलिमेंट है। तो यहाँ से टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, m की पावर n फंक्शन बन सकते हैं। इसको लिखने में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये b हो गया, मतलब b की कार्डिनलिटी हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और उसकी पावर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शंस का मामला कर लिया है, एक बार समझ लिया फंक्शन बोलते किसको है। अब वन बाय वन थोड़े सब टॉपिक आएंगे। पहला आपका है वन वन फंक्शन। तो उसके वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन वन क्या होता है, वैसे आप सबने थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया होगा, आप पढ़ के आए हो ग्रेजुएशन में 11th-12th में। तो ये आपने लिख दिया वन वन फंक्शन। आपको इतना तो पता है कि वन वन का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट की एक की इमेज, एक की इमेज। अब दो एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वन वन नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ फंक्शन, पहले तो चलो ए है वो भी हमने समझ लिया, कोई एम्प्टी सेट नहीं है, और बी है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। ये दोनों ए और बी किसी रियल नंबर के सबसेट है। तो यहाँ पे फंक्शन, मतलब फंक्शन तो होना ही चाहिए सबसे पहले वन वन के लिए, तभी चेक करेंगे। तो फंक्शन f हो गया a से b इज वन वन। वन वन कब होगा, यदि आपके इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो यहां पे आपके f(x1) और f(x2) भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो यहां से थोड़ा बहुत यहां ही समझ लेते हैं कि ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो ये देखो, ये एक एलिमेंट यहां ले लेते हैं, दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये और ये अलग है। और यदि यहाँ पे b1 क्या है, ये आपका समझ लिया f(a1) है, b2 क्या है, f(a2) है। तो ये दोनों एक हो जाएंगे, मतलब दो की इमेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो फिर ये चीज हो गई। तो फिर वन वन कैसे होगा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, वैसे बात तो सेम ही है। यदि ये हम काफी यूज करेंगे जब हम प्रूफ वगैरह करेंगे, तो हम मैक्सिमम यही चीज करते हैं कि उधर के जैसे दो एलिमेंट को इक्वल कर दिया, f(x1) इक्वल टू क्या कर दिया, f(x2) कर दिया। तो उस केस में आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x1 और x2 भी क्या है, इक्वल है। एग्जैक्टली वन वन का ऑपोजिट होता है, मैनी वन होता है, उसमें यही चीज होती है कि ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं होते, क्या हो जाता, मैनी वन हो जाता। जैसे इन दोनों को सेम करा है, ये दोनों अलग है तो वन वन नहीं है, पर ये भी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। दोनों चीजें क्या है, सेम ही है। अब वापस इसका अपन जैसे मैंने बताया था कि सारी चीजों को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो ये क्या समझ लिया, ये डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका। अब देखा अपन ने ग्राफ बनाया, एक यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं कि यदि ये दोनों अलग है, ठीक है, तो ये दोनों अलग है तो वहां पे f(x1) और f(x2) भी क्या है, अलग है। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वहां पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पर चलो पहले मैं ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा देता हूं, उसमें ही आपको बता दूंगा। तो ये जैसे आपने ये कर्व बनाया, ये आपने कर्व बना दिया, तो यहां से ये आपने समझ लिया कि किसकी वैल्यू है, लेट्स से दिस इज योर x1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये समझ लिया आपका क्या है, y1 है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1, f(x1), ये समझ लिया, y1 को मैंने लिख दिया f(x1), और यहाँ पे क्या हो गया, x2, अब देखो ये आपका y1 तो सेम ही है, ये चलो y1 लिखेंगे ज्यादा सही, तो दोनों चीजें सेम ही है, ये y1 हो गया और ये y1 हो गया। तो क्या ये वन वन है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, अब देखो आपने इसको लिखना कैसे है, ये एक लाइन लेनी है, ठीक है, ये वही लाइन होगी जो इसको लिखेंगे कैसे, ये लेट कर लिया अपन ने a, क्योंकि यहाँ x एलिमेंट लिए हैं, तो ये आपका हो गया डोमेन, और ये आपका b हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। a आपका डोमेन हो गया, b आपका कोडोमेन हो गया। अब ध्यान से देखना, यदि इफ अ लाइन, तो यहां से चलो इफ पहले लिखते हैं, सबसे पहले क्या, एक लाइन ली जो
क्या अ लाइन, इफ अ लाइन पासेस थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन, तो पैरेलल टू डोमेन है, यहां पे ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू, दो वैल्यू है, वहां पे y की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब ये दो अलग है और y सेम हो गई। तो इस केस में क्या हो गया, ये दोनों अलग लिए और ये दोनों सेम है, तो 1 1 नहीं हो रहा है। पर अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे अ लाइन passes through codomain and parallel to domain must intersect the curve y equals to fx at most once। यदि ये लाइन ये दो बार कर रही है टच, इसका मतलब दो x की अलग वैल्यू पे y की क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, अ फंक्शन f, यहां लिख दिया a से b है, इज 1 1, ये 1 1 कब होगा, इफ अ लाइन passes through, a line passes through, किससे पास हो रही है, कोडोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन, जो लाइन पैरेलल किसके, डोमेन के। तो यहाँ पे फंक्शन ये f a से b है, इज 1 1 इफ अ लाइन passes through कोडोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन intersect the curve y equals to fx at most once। ये आपके जो लाइन है वो कर्व को कितनी बार आपके इंटरसेक्ट करती है, मैक्सिमम एक बार ही इंटरसेक्ट करती है। तो ये आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने आपको 1 1 का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो जगह टच हो रहा है, बस आपको समझाया है कि दो अलग x की वैल्यू पे y की क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब जैसे आपको तीसरा पॉइंट तो पता ही, उसके लिए मैं आपको कुछ और यहाँ बात बताना चाहता हूँ। जैसे देखो यहां पे एक बात अपन ज्योमेट्रिक डेफिनेशन देख ली और नॉर्मल अपन ने डेफिनेशन समझी है, तो यदि ये अलग अलग है तो आपके ये भी, ये x की इमेज है, ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है। तो यहां पे क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के यदि सेम इमेज हो जाएगी तो उस केस में डेफिनेशन ही नहीं हो रही। तो एक बात ध्यान से सुनना, यदि आपको पता है कि ए के डोमेन के हर एक एलिमेंट के क्या इमेज है, अलग अलग इमेज है, तो यहां से आपने समझा एफ ए, और चलो पहले कार्डिनल ये समझ लिया, एफ ए ले लिया और ये बी में हो रहा है, एक मैपिंग हो रही है। तो देखो ए के अंदर जो आपका डोमेन है हर एक की अलग इमेज आ रही है बी, तो ए में यदि 10 एलिमेंट है तो यहाँ बी में 10 इमेज होनी चाहिए, क्योंकि सेम रिपीट तो कर नहीं सकती। तो इस केस में ए से हमेशा बी की कार्डिनलिटी होनी, वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जितने एलिमेंट ए में है उससे बी में एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। 1 1 के लिए ये क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन होगी। अब इसको उल्टा लिख सकते हैं, इफ ए है ये इसका उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्टली यदि a बड़ा हो जाए b से, तो भाई a में एलिमेंट 10 है, b में एलिमेंट यदि 5 6 ही है, तो इन 10 एलिमेंट की फिर कैसे हो सकती है 10 10 इमेज। तो इसका मतलब है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मिलेगा ही नहीं फंक्शन a से b में जो क्या होगा f इज 1 1, तो ऐसा 1 1 फंक्शन मिलेगा ही नहीं। अब दूसरा केस यहाँ पे बना सकते हैं, ये केस 1 लिख दिया, यहाँ सब समझ रहे होंगे। अब दूसरा केस क्या बनाएंगे, इफ यदि आपका ये क्या है, a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, मतलब नंबर ऑफ कार्डिनलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, a से b में एलिमेंट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे यदि a से, जैसे a में एलिमेंट 10 हो गए 15 हो गए जितने हैं, उससे b में एलिमेंट क्या है, ज्यादा है, ज्यादा या बराबर, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज फाइंड अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। उस केस में क्या हो जाएगा, f इज 1 1, ऐसा अपन को मिल ही जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो पहले अपन ने 1 1 फंक्शन को समझा, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा। इन दोनों को समझ के एक बात लिख सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट है, जैसे अलग एलिमेंट की सेम तो ये नहीं है, तो अलग एलिमेंट की क्या होती है, अलग इमेज होती है। ये हमने ये पॉइंट समझ लिया, फिर ये सारी चीजें कर ली, 2 पॉइंट अपन के ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। अब अपन का तीसरा पॉइंट आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, कि भाई 1 1 फंक्शंस होते हैं कितने हैं। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो यदि आपने पहले तो ये ले लिया आपका
ये एफ कोई आपका फंक्शन है। दो अलग अलग केस ले लेते हैं। एक तो चलो पहले ए की कार्डिनलिटी समझ लिया एन है और बी की समझ लिया एन है। यहाँ चलो अच्छे से लिख देते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। ये ले लिया ए से बी में कोई फंक्शन है और यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी हमने समझ लिया एन है और बी की कार्डिनलिटी हमने क्या समझ लिया एम है। तो देखो यहाँ से ये लिख दिया एफ एक्स। दो केस बन गए। एक तो यदि अपन ने बोल दिया कि एन ज्यादा है किससे, एम से, मतलब ए में ज्यादा एलिमेंट है बी से, तो हर एक एलिमेंट की कैसे भाई, ए में ज्यादा एलिमेंट, ए में 15 है बी में 10 है, तो 15 एलिमेंट की कैसे अलग अलग इमेज हो सकती है। तो गॉट इट ना। तो यहाँ पे इस केस में तो आपको बनेगा जीरो फंक्शन। और यदि आपका एन है वो बड़ा है किससे, एन से एम बड़ा है, तो वही केस हो गया ये वाला। तो उस केस में आपके कितने एलिमेंट बनेंगे, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं अच्छे से। अब देखो आपने क्या समझना है, ए से आपका क्या है, डोमेन कौन सा है, ए है, तो हमने समझ लिया उसमें एलिमेंट कितने हैं, ये आपने समझ लिया क्या है, डोमेन है ए, और ये आपने समझ लिया क्या है, को डोमेन है आपका बी है। यहाँ पे एलिमेंट है A1 A2 A3 डैश 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 AN तक है। यहाँ पे B1 B2 B3 डैश 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 कहाँ तक है आपका, BM तक है। हमें पता है कि इसमें एलिमेंट ज्यादा है दूसरे वाले में, क्योंकि उस केस में आपका 1 1 होगा, ज्यादा या बराबर बोल सकते हो। तो देखो अब सबसे पहले तो अपन को पता है यहां है n एलिमेंट, तो इनका 1 1 मैपिंग होगा तो इसके n एलिमेंट पे ही होगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये कुछ एलिमेंट यहाँ खाली रहेंगे, कितने यहाँ लिख देते हैं, ये समझ लिया Bn है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई इसमें एलिमेंट ज्यादा है। ये लिख दिया क्या, Bn+1 हो गया, और ये और डैश डैश करके क्या कर दिया, Bm है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट देखो, तो पहला A1 है, तो A1 के पास कितनी चॉइसेस है, तो A1 के पास ये B1 पे जा सकता है, B2 पे जा सकता है, B3 पे, किसी पे भी जा सकता है। तो सबसे पहले अपन को इनमें से कितने एलिमेंट चूज करने हैं, पूरे M है, तो आपको M से N एलिमेंट, क्योंकि कुछ तो खाली रहेंगे, खाली क्या, N से ज्यादा वाला खाली रहेंगे। जैसे इधर 100 एलिमेंट है, इधर 125 है, तो 1 1 मैपिंग करनी है तो 25 एलिमेंट तो खाली रहेंगे ना। तो ये 125 में से 100 चूज कर दिया, मतलब मैपिंग कहां पे होगी, 100 पे ही होगी। अब यहां बात रही जैसे जितने एलिमेंट बचे हुए हैं, तो अब ए के पास कितने चांसेस है, ये कहां कहां जा सकता है, ये जा सकता है आपके n एलिमेंट पे, ठीक है। अब दूसरा ये समझ लिया, एक मैपिंग हो गई ए से कहां पे, B1 पे, ठीक है। तो अब बचा कितना है, एक तो आपका रिजर्व हो गया, तो अब कितना बचा है, अब n-1, क्योंकि वापस इस पे मैपिंग होते ही वो गड़बड़ हो जाएगी कि हाँ एलिमेंट सेम अलग हो गए और फिर उनकी सेम इमेज होगी, तो 1 1 नहीं होगा। तो उसके बाद A2 के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, n-1 रहेंगे। वैसे ही अगले वाले में 2 बुक हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, डैश डैश करके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से MCN ये क्या बन गया आपका, फैक्टोरियल n हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, MCN हो गया और ये पास क्या बन गया, फैक्टोरियल n हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑन2 फंक्शन भी, सॉरी 1 1 फंक्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपको आज मैं थोड़ा होमवर्क देना चाहता हूँ, क्वेश्चन देना चाहता हूँ। पहला तो आपका क्वेश्चन फंक्शन पे है, जो फंक्शन के बाद जो है उस पे है। ये अपन ने पहला आपका जो क्वेश्चन है वो लेट्स से अब देखो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है a इक्वल्स टू लेट कर लिया अपन ने 1 2 3 4 और b अपन ने लेट कर लिया है a b और ये c हो गया। उसके बाद इसके मैंने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर ऑफ फंक्शंस पहले आपको निकालना है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। आपको a से b में नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं। सेकंड आपका हो गया नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम, ये आपका ये भी क्या हो गया, a से b में हो गया। सच दैट किस हिसाब से उनके बारे में थोड़ा कुछ कंडीशन रखी है। सच दैट पहली कंडीशन क्या है, f जो 2 है, इसका जो एलिमेंट 2 है वो हमेशा कहाँ पे मैप होगा, वो c पे मैप होगा। एंड ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई भी x नहीं होगा
ए में सच क्या उसके लिए कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, बी आ जाए। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट कहाँ पे मैप नहीं करेगा, बी पे नहीं करेगा। और फिर आपको यहाँ से तीसरा पार्ट है वो ये है नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, from A to B such that at least one element of B, at least one element of B, one element of B does not have pre-image। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बेसिकली इसमें वन वन का तो आपके यूज नहीं है, ये प्रॉपर्ली जो फंक्शन समझाया है उस पे ही है। इन सब में जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है वो ये थर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा है, काफी काम आएगा। और इसके बारे में मैं कुछ जनरलाइज्ड प्रूफ भी करूंगा इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। बाकी आपसे मिलते हैं कल, ये क्वेश्चन करने का ट्राई करना आप।